कल्लो कवि के दो बेटे थे और अब कल्लो कवि को उनकी शादी की फिक्र लगी थी। कल्लो कवि का एक बेटा तो बहुत अच्छा कमाता था, मगर दूसरा बेटा बिल्कुल ही निकम्मा था। बंटू और मिंटू, तुम दोनों अब बड़े हो गए हो और मैं सोच रही हूँ तुम दोनों की शादी कर दूँ। मुझे बंटू की कोई फिक्र नहीं, मगर मुझे इस मिंटू की फिक्र है। कौन देगा इस निकम्मे को अपनी बेटी? माँ, आप मेरी फिक्र ना करें, आप भैया की ही शादी करवा दें। हाँ हाँ, ऐसे ही कहते रहना, निकम्मे कहीं के कोई काम धंधा करने का ना सोचना। छोड़े माँ, आप तो मिंटू के पीछे ही पड़ गई हैं। कर लेगा ये कोई काम? अच्छा, मैं काम पर चलता हूँ। इधर कल्लो के पड़ोस में रानी चिड़िया की भी दो बेटियां थीं। एक बेटी तो बहुत खूबसूरत थी, मगर दूसरी बेटी का रंग कुछ काला था। चीनू और मीनू, मैं सोच रही हूँ कि तुम दोनों की शादी कर दूँ, मगर मुझे इस बात की फिक्र है कि मीनू के सांवले रंग की वजह से कोई भी इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। हाँ माँ, कर भी क्या सकते हैं, अगर ये इतनी काली है कोई ना कोई कर ही लेगा इससे भी शादी। देखे माँ, ये चीनू हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाती है, आप इसे कुछ कहती क्यों नहीं? अच्छा, आप चुप कर जाओ, तुम दोनों लड़ने ना शुरू हो जाना। मैं जा रही हूँ नदी से पानी पीने। रानी चिड़िया नदी पर पानी पीकर बैठी अपनी बेटियों के बारे में ही सोच रही थी। वहाँ पर उड़ते हुए कल्लो आ जाती है। क्या बात है रानी, तुम कुछ परेशान लग रही हो? कल्लो बहन, मेरी बेटियाँ अब बड़ी हो चुकी हैं और अब मैं उनकी शादी करवाना चाहती हूँ और इसीलिए मैं उनके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रही हूँ। कल्लो को पता था रानी चिड़िया की एक बेटी तो खूबसूरत है, मगर दूसरी बदसूरत। इसी तरह उसका एक बेटा बहुत अच्छा कमा लेता है और दूसरा बेटा बिल्कुल ही निकम्मा था। इसीलिए वो रानी चिड़िया की दोनों बेटियों को अपनी बहू बनाने का सोच लेती है। रानी, तो इसमें सोचने की क्या बात है? मैं करूँगी तुम्हारी बेटियों से अपने बेटों की शादी। तुम्हारी बेटियाँ बहुत खुश रहेंगी मेरे घर में। रानी भी इस बात को मान लेती है। अरे वाह कल्लो बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो फिर शादी की तैयारियां करते हैं। इसके बाद कल्लो दोनों बेटों की शादी करवाकर अपनी बहुओं को घर ले आती है। अरे वाह, कितनी सुंदर है मेरी बड़ी बहू चीनू, बड़ी ही प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की। मगर मीनू तो तुम्हारे कहीं से भी बहन नहीं लगती। चीनू तो बहुत खुश होती है, मगर मीनू अपनी सास की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है, मगर वो कुछ बोलती नहीं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कल्लो कवि अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि वहाँ पर उनकी पड़ोसन डोली चिड़िया आ जाती है। कल्लो की दोनों बहुओं को देखकर डोली चिड़िया कल्लो से कहती है, कल्लो बहन, तुम्हारी बड़ी बहू तो बहुत खूबसूरत है, मगर छोटी कुछ खास नहीं। क्या जरूरत है तुम्हें इसे अपनी बहू बनाने की? डोली बहन, कह तो तुम ठीक रही हो, मगर मेरे निकम्मे बेटे को कोई भी अपनी बेटी नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने इससे इसकी शादी कर दी। मीनू अकेले ही सारे घर का काम किया करती थी, मगर फिर भी वो सास बहू उसे पसंद नहीं करती थी। चलो जल्दी कर मीनू, तुम्हें काम करने के बाद खाना भी तो बनाना है। नहीं माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। अगर आपको खाना खाना है तो खुद बनाकर खा ले। तेरी इतनी मजाल के सास से जुबान चलाती है। निकल जा मेरे घर से, मुझे कोई जरूरत नहीं है तेरी। मेरी बड़ी बहू है ना, सारा काम वो खुद करेगी। इतने में उड़ता हुआ चीनू का पति मिंटू भी आ जाता है। क्या हुआ माँ, सब खैरियत तो है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? निकल जाओ मेरे घर से। ना तुम कोई काम करते हो, ना ही तुम्हारी पत्नी। मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। अभी की अभी मेरे घर से चले जाओ। मिंटू अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुनिए जी, आप तो कोई काम वाम भी नहीं करते। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं है। मीनू, मुझे पता था कि ये सब होना ही था, इसीलिए मैं रोज रोज काम ढूंढने जाता था, मगर आज मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया है और उसके साथ एक अच्छा घर भी।
और यही बात मैं माँ को सुनाने आया था, मगर उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं और हम दोनों को घर से निकाल दिया। मगर चिंता की कोई बात नहीं, हम अब चलकर अपने नए घर में रहेंगे। चिंटू, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या आपको वाकई काम मिल गया? ये तो बहुत अच्छी बात है। कल्लो ने मीनू को घर से निकाल तो दिया था, मगर अब घर का सारा काम कल्लो को ही करना पड़ता था, क्योंकि चीनू को तो कोई काम ना आता था। बहू, सारे घर का काम करके मैं बहुत थक जाती हूँ, कभी तुम भी काम कर लिया करो। सासू माँ, आपको तो पता ही है कि मुझे ये काम वाम बिल्कुल पसंद नहीं। वो मीनू ही थी जो आपके नखरे उठाती थी। मुझसे किसी काम की उम्मीद मत रखना। अभी वो आपस में बातें कर रहे थे कि वहाँ पर बंटू बहुत से फल लेकर आ जाता है। चीनू, ये लो फल, इसमें से कुछ फल माँ को भी दे देना। अरे ऐसे कैसे दे दूँ? बड़ी मेहनत से कमाते हैं आप ये सब कुछ। ये अपने छोटे बेटे के पास जाकर क्यों नहीं रहती? रहने दो बेटा, मैं जाकर खुद ही अपने लिए कोई फल ले आऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कल्लो को बहुत तेज बुखार था। घूम फिर कर उसकी बहू भी वहाँ पर आ जाती है। सासू माँ, ये क्या? अभी तक आपने खाना नहीं बनाया? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना बनाए। बहू, आज मेरी तबीयत लगता है कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने खाना नहीं बनाया। आज जाकर तुम खुद ही खाना बना लो। वैसे भी माँ जी, आप सारा दिन बिस्तर पर ही लेटी रहती हैं, हमारे ऊपर आप बोझ बन गई हैं। मेरा पति आपको कब तक कमा कर खिलाता रहेगा? आप अपने छोटे बेटे के पास क्यों नहीं चली जाती? बहू, कहाँ जाऊंगी मैं इस उम्र में? प्लीज मुझे घर से ना निकालो। मगर वो कल्लो की एक नहीं सुनती और कल्लो को घर से निकाल देती है। कल्लो जाकर एक पेड़ पर बैठ जाती है और वहाँ से जाते हुए उसका छोटा बेटा उसे देख लेता है। क्या हुआ माँ? आप इतनी गर्मी में यहाँ पर क्या कर रही हैं? क्या बताऊं बेटा, मुझे तुम्हारी भाभी ने घर से निकाल दिया है। माँ, आप फिक्र क्यों करती हैं? मेरा बहुत बड़ा घर है, आप मेरे साथ मेरे घर में रह लें। इसके बाद मिंटू कल्लो को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ता है। कल्लो अपने बेटे का इतना बड़ा आलीशान घर देखकर बहुत हैरान हो जाती है। बेटा मिंटू, मीनू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम दोनों के साथ बहुत बुरा किया और मैंने जिनके ऊपर एतबार किया उन्होंने ही मुझे धोखा दिया। नहीं माँ जी, आप हमारी बड़ी हैं, आप हमसे माफी ना मांगे। मगर आपने हमेशा ही खूबसूरती को सब कुछ समझा, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ नहीं होती। पक्षियों का अखलाक अच्छा होना चाहिए। अब मेरे पति के पास सब कुछ है जिसे आप निकम्मा कहती थी, इसीलिए मैंने सारी पुरानी बातें भुला दी हैं। आज के बाद हमेशा आप हमारे घर में ही रहेंगी। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, मैं वाकई ही गलत थी। उन दोनों के जाने के बाद चीनू को अब सारा काम खुद ही करना पड़ता था और अब उसे ये एहसास हो रहा था कि इसने उन दोनों को निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मगर वो क्या कर सकती थी, उसने खुद ही अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी थी।